हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल बेस्ड है अपथ्रस्ट पर और सेकंड पॉइंट लॉ ऑफ फ्लोटेशन। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें अपथ्रस्ट क्या होता है ये समझना होगा और लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है ये भी हमें समझना होगा। ठीक है, तो हम पहले अपथ्रस्ट की बात करेंगे। अपथ्रस्ट क्या होता है? देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में सबमर्ज करें पार्शली या फुल्ली, तो उस पे उस बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पर लिक्विड की तरफ से अप डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है। इसी फोर्स को हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। अपथ्रस्ट मीन्स ऊपर को लगने वाला थ्रस्ट। तो ये कैसे काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे पता लगेगा इसमें। तो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और हमने इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में जो कंटेनर में है इसमें हमने सबमर्ज किया, तो होता क्या, सबसे पहले ये जो बॉटम है इस सब्सटेंस की, इस ऑब्जेक्ट की, ये बॉटम टकराती है वाटर मॉलिक्यूल से या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल से और इन मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ को प्रेस करती है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल प्रेस होते हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं इस तरह से नीचे की तरफ, और ये मॉलिक्यूल अपने से नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को भी डिस्टर्ब करते हैं साथ में। यानी बॉटम तक के जितने भी मॉलिक्यूल हैं सभी डिस्टर्ब होते हैं। कब? जब ये ऑब्जेक्ट इस वाटर में सबमर्ज होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी बॉटम वाटर मॉलिक्यूल्स को या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को पुश करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो मॉलिक्यूल हैं जो भी डिस्टर्ब हो, यानी सभी मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो चुके, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये ट्राई करेंगे अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको रिगेन करने की। यानी ये मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गए नीचे की तरफ, लेकिन इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से ये अपनी जगह आना चाहेंगे, उसको छोड़ना नहीं चाहते आसानी से, तो ये बैक बाउंस करते हैं इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हैं जिसको बोलते हैं बॉयंसी या अपथ्रस्ट फोर्स। इसको एफ और सिफिक्स में बी लिख दिया, इसको एफ बी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इस बॉडी पर ये फोर्स लगा ऊपर की तरफ। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ पुश होंगे और अपने जितने भी नेवर जितने भी इनके ऑब्जेक्ट मॉलिक्यूल्स हैं नेबर मॉलिक्यूल्स, वो भी सब डिस्टर्ब होंगे। नीचे तक बॉटम तक के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे। वो सभी मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने के लिए बैक बाउंस करते हैं और एक फोर्स क्रिएट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ये जो अपथ्रस्ट है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? देखो, नंबर एक तो ये गहराई पे डिपेंड करता है। क्यों? जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होकर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, समझो अपथ्रस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। यानी जो एफ बी है वो वाटर की डेप्थ पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। एच से हम डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट, जब मॉलिक्यूल बैक बाउंस करते हैं ऊपर की तरफ इस तरह से, तो ये जो बॉटम है इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूल तो सभी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, कुछों को ये बॉटम मिलेगी, कुछों को नहीं मिलेगी। यानी ये बॉटम इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा, तो समझो ऊपर की तरफ बैक बाउंस जब करते हैं मॉलिक्यूल, तो ऊपर की तरफ चलने वाले मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस से टकराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स। तो ओवरऑल दूसरा फैक्टर हो गया इसका एरिया ऑब्जेक्ट का। तो ये अपथ्रस्ट है, ये बॉडी के एरिया पर डिपेंड करेगा। तीसरा फैक्टर है डेंसिटी, यानी इस वॉल्यूम में मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा तादाद में होंगे, यानी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में डिस्टर्ब हो जाएंगे मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में फिर बैक बाउंस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ क्लियरली कि जो अपथ्रस्ट है वो डेंसिटी पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर रखे हैं वैसे सारे पॉइंट, एक वीडियो है इसकी। और चौथा फैक्टर हो जाएगा, ओवरऑल 3 फैक्टर ही हैं ये, तो इसका फॉर्मूला बन गया हमारा जो अपथ्रस्ट है वो एफ
एफ वी डायरेक्टली डिपेंड कर गया एच पर, ए पर और रॉ पर, और कांस्टेंट लगा दिया हमने ग्रेविटी का, एच, ए, रॉ और जी। ये फैक्टर्स हैं, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला भी कह सकते हैं इसको। तो पहला पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा। अपथ्रस्ट क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स पुश होते हैं किसी बॉडी से, फ्लूइड मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल अपनी जगह को रिगेन करने के लिए बैक बाउंस करते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यानी बॉडी को फ्लोट कराने के लिए क्या लॉ है, यानी बॉडी किस कंडीशन में फ्लोट करेगी किसी फ्लूइड में। तो ये डायग्राम नंबर 2, ये फर्स्ट डायग्राम अपथ्रस्ट के लिए था। डायग्राम नंबर 2 है फ्लोटेशन लॉ को समझने के लिए। तो सबसे पहले लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मीन्स है कि कोई भी बॉडी फ्लोट कब करेगी। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन, ये पहला डायग्राम, इसको देखते हैं सबसे पहले। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे पकड़ के रखा है। छोड़ने के बाद अगर ये यहीं रह जाता है तो हम समझेंगे कि इसके नीचे की तरफ लगने वाला तो इसका वेट होगा, और अभी अभी हमने बताया अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ काम करने वाला अपथ्रस्ट होगा। अगर ये वेट और अपथ्रस्ट आपस में क्या है? बराबर, तो समझो ये फ्लोट कर रही है। यानी हमने बॉडी को यहाँ पर सेट किया और ये यहीं रह गई छोड़ने के बाद, तो समझो वेट और अपथ्रस्ट क्या है? आपस में बराबर। यानी अगर बॉडी का वेट उसके अपथ्रस्ट के बराबर हो जाए तो हम उसे बोलेंगे फ्लोटेशन की कंडीशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन की कंडीशन। वेट m इंटू जी और अपथ्रस्ट एम जी, यानी मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये थोड़ा सा कम होगा या ज़्यादा होगा जैसे भी पता लगेगा इसमें। जी से जी कैंसिल कर सकते हैं। मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और इस मास को भी लिख सकते हैं हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम सेम है, देखते हैं ज़रा। देखो, जितना वॉल्यूम बॉडी का है उतने ही वॉल्यूम का जो फ्लूइड है वो डिस्टर्ब हुआ है। हमने अक्सर बताया इसमें पहले वाले पॉइंट में, सभी मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, लेकिन डोमिनेंट उन्हीं का होगा जो 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 अपथ्रस्ट फोर्स होगा कुल, वो टोटल डोमिनेंस जो होगा ये लगभग ये जो सेम वॉल्यूम है बॉडी का, उसी वॉल्यूम के जितना बॉडी पानी को घेरती है, यानी उतना ही वॉल्यूम वाटर का डिस्टर्ब होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहाँ इस कंडीशन में बॉडी के टोटल वॉल्यूम के इक्वल फ्लूइड का वॉल्यूम काम करेगा, यानी जितना बॉडी का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, और उसी वॉल्यूम के फ्लूइड के अकॉर्डिंग जो अपथ्रस्ट होगा वो डोमिनेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, जैसे हमने पहले अभी बताया कि भाई ये मॉलिक्यूल्स ये डिस्टर्ब होंगे नीचे की तरफ, फिर बैक बाउंस करेंगे। सभी मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होते हैं, पूरी जितना भी कंटेनर पानी है सभी मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई कम होगा, कोई अधिक होगा, कोई बहुत ज़्यादा कम होगा, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो जो इधर उधर के थोड़े बहुत हिलेंगे, है ना। जो यहाँ का मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, नीचे का मॉलिक्यूल बहुत कम हिलेगा, इससे ऊपर के डिस्टर्ब होंगे। लेकिन मेन जो इफेक्ट पड़ेगा वो वाटर के उस अगर टोटल काउंट करें हम वॉल्यूम, तो जितना वॉल्यूम बॉडी ऑक्यूपाई करती है उतने ही वॉल्यूम के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टोटल अगर हम एक्सपेरिमेंटली करें तो वो वॉल्यूम ही काम करेगा इसमें अपथ्रस्ट के लिए भी, जो बॉडी का वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी का ये जो वॉल्यूम है बॉडी का टोटल, इतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हो गया, तो उसी वाटर के टोटल मास से हम अपथ्रस्ट को काउंट करेंगे यहाँ पर। तो जो अपथ्रस्ट काम करेगा, हम जो एम लेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वो सेम ही लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो बॉडी का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर v सेम हो गया, और ये v से v जब कैंसिल हो जाएगा तो रॉ s और रॉ l यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इक्वल, डेंसिटी इक्वल होगी। यानी अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पकड़ा और छोड़ने के बाद वो वहीं रह गया, तो समझो बॉडी की डेंसिटी और जो लिक्विड की डेंसिटी है वो आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है
कि इस बॉडी को छोड़ने के बाद ये थोड़ी सी ऊपर को निकली आए, है ना। जैसे प्लास्टिक का मग्गा होता, पानी की बाल्टी में अगर हम उसको मर्ज करें, उसको दबा के रखें नीचे और छोड़ने पे ऊपर आ जाता है एक साथ, ऐसी बॉडी ऐसा हो सकता है कि भाई ऊपर आ जाए। तो उसकी कंडीशन भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, WFB को बराबर रखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर mg और यहाँ पर m-g सेम रखेंगे। m वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जी से जी कैंसिल कर देते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू सॉलिड, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू लिक्विड। ठीक है। तो यहाँ पर देखें वॉल्यूम क्या होगा, बॉडी का एरिया इंटू हाइट, ये बॉडी का वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इक्वल टू, यहाँ पर V वॉल्यूम लेंगे। यहाँ पर देखें ज़रा, हमने भी बताया जितना बॉडी सबमर्ज होगी उतना ही पानी का वॉल्यूम भी डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर इतना पार्ट ये पानी के अंदर है बॉडी का, तो इतना वॉल्यूम ही लिक्विड का भी डिस्प्लेस होगा, और इतने वॉल्यूम के लिक्विड ही 100% अपथ्रस्ट के लिए डोमिनेट करेंगे। तो हम यहाँ पर ये स्मॉल h हाइट का वॉल्यूम, यानी सरफेस से, वाटर की सरफेस से बॉटम तक डूबी हुई है ये बॉडी, स्मॉल h डेप्थ कह सकते हैं इसको, जो डूबा हुआ पार्ट है इसको। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया इंटू स्मॉल h वॉल्यूम की जगह। ठीक है। तो एरिया स्मॉल h, रॉ एल ऐसे ही लिख दिया हमने, एरिया से एरिया कैंसिल हुआ और एक इक्वेशन सिंपल बन गई, हाइट बॉडी की इंटू ये सॉलिड का डेंसिटी स्मॉल h डेप्थ डूबा हुआ पार्ट इंटू रॉल। यहाँ से कितना पोर्शन डूब रहा है बॉडी का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अगर h और h बराबर हो चुके हैं, यानी जो डूबा हुआ पोर्शन, देखो ये h इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हाइट है बॉडी की, और ये डूबा हुआ पार्ट भी सेम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर स्मॉल h ये कैपिटल H के इक्वल हो जाए तो रो h से h कैंसिल होकर रो s और रो l, ये पहली वाली कंडीशन बन जाएगी ये वाली। लेकिन चूंकि h क्या है, h तो कम है कैपिटल H से, कंडीशन क्या है, जो स्मॉल h है वो लेस है कैपिटल H से। जब h कैपिटल H से कम है, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब इक्वल कब होगा, रो l की वैल्यू फिर रो s से ज़्यादा होनी चाहिए ना, रो l ग्रेटर देन रो s। क्लियर। देखो h कम है कैपिटल H से, तो बराबर करने के लिए रो l को ज़्यादा होना होगा, रो l ग्रेटर देन रो s। अब कंडीशन बन गई हमारी स्विमिंग की, लिक्विड की डेंसिटी अधिक हो गई, सॉलिड की डेंसिटी कम रह गई, रो s मीन्स सॉलिड की डेंसिटी लेस देन है लिक्विड की डेंसिटी से, तो ये बॉडी स्विम करेगी, यानी ये पोर्शन ऊपर चला गया। और अगर h ग्रेटर देन कैपिटल H हो गया, यानी क्या पॉसिबल है, ये कैपिटल H है बॉडी के, ये बॉडी की हाइट है पूरी कैपिटल H, और ये स्मॉल h है, क्या स्मॉल h कैपिटल H से ज़्यादा हो जाएगा, हो जाएगा। कब, अगर ये बॉडी, जैसे मैंने ये बॉडी यहाँ पे पकड़ी पानी में और छोड़ दी, ये वहीं की वहीं रही, ये तो फ्लोट हो गया, फ्लोटिंग कंडीशन, और ये ऊपर निकल गई, स्विमिंग कंडीशन हो गई। अब अगर ये ऊपर ना जाके नीचे चली जाए, यहाँ चली जाए, ये रख दिया हमने, तो इसका जो लोअर पॉइंट है, अब चूंकि डूबा हुआ पोर्शन हमने कहाँ से कहाँ तक नापा, बॉडी का लोअर पॉइंट और पानी की सरफेस, तो वाटर की सरफेस से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल h ही रहेगी, और ये इस कंडीशन में बड़ी है। तो h क्या हो गया, कैपिटल H से ग्रेटर हो गया। जब ये कैपिटल H स्मॉल h ग्रेटर हो जाएगा, h छोटा रह जाएगा, तो फिर रो l को कम होना होगा इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए। तो रो l क्या होगा यहाँ पर, रो s से कम। जब लिक्विड की डेंसिटी कम रह जाती है तो क्या होगा, बॉडी इस कंडीशन में आ जाती है, यानी डूब जाती है, सिंक। तो तीन कंडीशन पड़ी, फ्लोट कंडीशन, बॉडी वहीं की वहीं रही, W वेट और F भी बराबर हो गया, ये फ्लोटेशन का लॉ है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन को यहाँ पर समझ लिया हमने, स्मॉल h कैसे कैलकुलेट करें, और स्विमिंग की कंडीशन में ये पढ़ा, और सिंक की कंडीशन में हमने ये पढ़ा। एक तीसरा डायग्राम और बना रखा है हमने,
यहाँ पर देखो एच कम है, ये थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है ना। क्यों? अगर बॉडी का वेट थोड़ा सा बढ़ता है, या हम कह सकते हैं डेंसिटी रॉ एस अगर बढ़ती है, इसकी रॉ एस बढ़ती है, देखो ज़रा, रॉ एस अगर बढ़ती है, ये रॉ एस बढ़ती है, एच तो सेम रहेगी, रॉ एल भी सेम रहा। अगर रॉ एस बढ़ती है तो एच को बढ़ना होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर रॉ एस सॉलिड की डेंसिटी को बढ़ाते हैं तो एच को भी बढ़ना होगा। फॉर्मूला बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है, रॉ एस बढ़ेगा तो एच को बढ़ना होगा, ये बता रहा है। अगर हम इसकी डेंसिटी बढ़ा दें तो ये इसकी थोड़ी सी और नीचे पानी के अंदर थोड़ी सी और ये सबमर्ज हो जाएगी बॉडी, यानी ये कम एच है, ये थोड़ी सी एच यहाँ पर अधिक है, ठीक है। तो ये इसमें ये है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब बात करेंगे इसी वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। ये अपथ्रस्ट और लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो लॉ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन में बात करते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, अपथ्रस्ट और लॉ ऑफ फ्लोटेशन अब तक हमने क्लियरली डिस्कस किया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में पार्शली और फुल्ली सबमर्ज करें तो उसके वेट में एक एपरेंट लॉस फील होता है, उसके भार में कुछ कमी का एहसास होता है। ये जो एपरेंट लॉस है ये किसके इक्वल होगा? जितना वेट का वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। जैसे मैंने एक बॉडी ली और इसका हवा में हमने वेट मेज़र किया W, और अब इसको हमने किसी फ्लूइड में सबमर्ज किया। इसका वेट हमने जब इसके ऊपर एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया तो उसका वेट थोड़ा सा कम महसूस हुआ, हमने W' मान लिया। तो साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने बताया कि भाई ये जो वेट में लॉस आया है ना, ये उस वेट के बराबर आएगा जो वाटर ये डिस्प्लेस करेगा। यानी ये यहाँ से अगर हम इसको ड्रिलिंग दें तो यहाँ से पानी निकलेगा नीचे की तरफ को, और इस तरह से अगर हम छोटा सा कंटेनर यहाँ पर रखें जिसमें डिस्प्लेस वाटर आ जाए, अब इसको नाप लेते हैं। तो ये जो W है ना, इसकी और वाटर में जो वेट है इसका डिफरेंस आया स्मॉल W के इक्वलेंट, ठीक है। ये है, या इस पर कितना अपथ्रस्ट काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया पिछले सेक्शन में कि जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो अपथ्रस्ट के इक्वलेंट होगा, अपथ्रस्ट उसी से काम पे लगेगा। तो जितना भी वाटर डिस्प्लेस वाटर का वेट है वो उस बॉडी के वेट लॉस के बराबर होगा, जितना बॉडी के वेट में लॉस आया, या अपथ्रस्ट के बराबर होगा। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो स्टेटमेंट हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इफ एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड पार्शली और फुल्ली इन ए लिक्विड देन इट एक्सपीरियंस ए लॉस ऑफ वेट, दिस वेट विल बी इक्वल टू द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट और अपथ्रस्ट। यानी अगर हम किसी बॉडी को सबमर्ज करें किसी फ्लूइड में पार्शली और फुल्ली, तो बॉडी के वेट में एक एपरेंट लॉस होगा। ये लॉस अपथ्रस्ट के बराबर कह सकते हैं हम, जितना बॉडी में अपथ्रस्ट लग रहा है, या कह सकते हैं जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बॉडी का वेट कैलकुलेट करें पानी के अंदर तो हम कह सकते हैं, इसको इधर ले आओ W' और स्मॉल W को इधर ले आओ, W माइनस स्मॉल W, ये इक्वेशन बनी निकल गया, ठीक है। W' अगर 0 हो जाए, कब होगा? जितना बॉडी का वेट है एयर में उतना ही वेट का वाटर डिस्प्लेस हो जाए तो W' क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये लॉ ऑफ स्विमिंग, तैरने का नियम भी कहते हैं। तैरना कब पॉसिबल है? अगर हमारी बॉडी में, हम फ्लूइड के अंदर हैं, हमारी बॉडी में फ्लूइड के अंदर भी कुछ वेट है तो हम तैर नहीं सकते। तैरने के लिए हमें फ्लूइड के अंदर अपना वेट 0 करना होगा। वो 0 कब हो? उस पर वो अपने आगे से अपने ही वेट के इक्विवेलेंट, स्मॉल W क्या है? जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट।
अगर ये डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट बॉडी के वेट के ही बराबर हो जाए, यानी बॉडी अपने वाटर के अपने वेट के बराबर पानी डिस्प्लेस कर दे, तो W डैश जीरो हो जाएगा। इफ़ W और स्मॉल w इक्वल हो जाएं तो W डैश क्या हो जाएगा, जीरो। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ स्विमिंग, तैरने का नियम भी कहते हैं। लेकिन जब हम पानी में तैरने की कोशिश करते हैं तो हम तैर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस नहीं करते। अगर ऐसा हो जाए तो हम तैरने लगेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें उस पानी को जो हमारे नीचे दबा हुआ है, उस पानी को हमें अपने हाथों से ऊपर की तरफ को खींचना होगा या पीछे की तरफ को खींचना होगा। क्योंकि डिस्प्लेस का मतलब है जैसे बॉडी है, इसको जैसे हमने सबमर्ज किया नीचे की तरफ तो कुछ पानी ऊपर को चला अपने आप, ठीक है। लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में चला तो बॉडी डूब जाएगी। अगर वो पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी तरीके से चले जाए ऊपर की तरफ तो हम तैरने लगेंगे। क्यों? जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऊपर को जाएगा पानी, डिस्प्लेस उतना ही ज़्यादा होगा, यानी डिस्प्लेस वाटर का वेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो हम तैरने के लिए क्या करते हैं, अपने हाथ पैर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? जिससे वाटर डिस्प्लेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, यानी डिस्प्लेस वाटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वो सीधा का सीधा अपथ्रस्ट में कन्वर्ट होगा, यानी अपथ्रस्ट में नीचे से ऊपर को लगने वाला फोर्स। ये जितना ज़्यादा होगा, नीचे से ऊपर को लगने वाला फोर्स अगर ज़्यादा हो जाए, अगर कोई हमें पकड़ के ऊपर को फेंके तो हम उड़ जाएंगे ऊपर को। क्यों? नीचे से ऊपर को फोर्स जो है वो लग गया हमारे ऊपर। तो अगर ऐसा हो जाए पानी के अंदर, या पानी अपने आप कुछ ऐसा कर दे कि नीचे से लेके ऊपर की तरफ को लगने वाला फोर्स की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा हो जाए, वो कब होगी? जब खुद पानी ही नीचे से ऊपर को बहाव में आए। तो अगर नीचे से ऊपर को पानी ऐसा ग्रेविटी की वजह से पॉसिबल नहीं है, तो नीचे से ऊपर को या अपने से अपोजिट डायरेक्शन में पानी कब मोशन करेगा? जब हम अपने हाथ चलाएंगे पीछे की तरफ को। हाथ चलाते हैं, फिर पैर भी चलाते हैं, फिर बॉडी को भी चलाते हैं, जिससे पानी ज़्यादा से ज़्यादा कटे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपथ्रस्ट वहाँ पे डेवलप हो। तो जब अपथ्रस्ट इतना लग जाए, यानी वहाँ पानी इतना डिस्प्लेस हो जाए कि उसका वेट, डिस्प्लेस वाटर का वेट हमारी बॉडी के वेट के बराबर हो जाए, तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। W डैश यानी पानी के अंदर बॉडी का वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उस कंडीशन में हम डूब नहीं सकते, हम तैरेंगे, ठीक है। अब इसकी बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी में एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, जो इस इक्वेशन को लेंगे हम। तो यहाँ पर W डैश जो है हमने लिया था, W डैश इक्वल टू W माइनस स्मॉल w। W डैश क्या है? पानी के अंदर बॉडी का वेट, W mg, ये m डैश जी, और m को लिख सकते हैं हम वॉल्यूम इनटू सॉलिड की डेंसिटी इनटू जी। इसको लिख सकते हैं हम, अगर बॉडी पूरी की पूरी पानी में है तो वॉल्यूम इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी। यहाँ से कॉमन आ गया v रॉ s इंटू जी, कॉमन ले लो, और यहाँ से 1 बचा, v g तो कॉमन है, रॉ l और रॉ s भी ले रखा तो रॉ s से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो ये पानी के अंदर बॉडी का वेट कितना है उसके लिए फॉर्मूला बन गया v रॉ s g। v रॉ s g किसकी जगह लिखा है? mg की जगह, और mg किसकी जगह है? w की जगह। तो हम यहाँ w लिख सकते हैं, W डैश इक्वल टू W 1 माइनस रॉ l अपॉन रॉ s। क्लियर? ये फॉर्मूला बना पानी के अंदर किसी भी बॉडी के वेट के लिए। अगर रॉ l और रॉ s बराबर हो जाएं, देखो कंडीशन देख लेते हैं। रॉ l यानी लिक्विड की डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी आपस में बराबर हो जाएं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, और देखो ना रॉ l और रॉ s को बराबर करके देख लो ज़रा, तो 1 में से 1 0 आया, और W की जब मल्टीप्लाई 0 होंगे तो टोटल क्या आ गया? 0। W डैश की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। यानी अगर बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी आपस में बराबर हो जाती है तो बॉडी डूबेगी नहीं। क्यों? बॉडी के अंदर जो W डैश है, वेट, पानी के अंदर बॉडी का वेट 0 है, और इस कंडीशन में हमने तैरने की कंडीशन यहाँ भी प्रूफ की है पहले भी, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले से भी ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि जब बॉडी की डेंसिटी, फ्लोटेशन में बताया, बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी अगर बराबर हो जाती है तो बॉडी डूबती नहीं है, फ्लोट कर जाती है, तैर जाती है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। हम ये आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। थैंक यू।